अच्छा आनंद, जी। ये लो कि तुम हमारे गेस्ट हो। और गेस्ट हो, बात करते वक्त तमीज से बात करनी चाहिए। सर 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 हमारी क्या मजाल की आपके सामने बदतमीजी करें। सर इतना अच्छा इंटरव्यू लूंगा कि आपको मजा आ जाएगा सर। हमने जो कुछ भी सीखा है काम करते हुए ही सीखा है। मैं आया हूँ 96 में ग्रेजुएशन करने के बाद बम्बई में, और मैंने पिछले 96 से लेके लगभग 2008 तक बहुत सारा थिएटर किया। तो पृथ्वी थिएटर और मुंबई से ही जो सीखा है वही हम दुनिया के सामने आज तक पेश कर पाए हैं। एक दिन कास्टिंग जब चल रही थी तो पहुंच गया कास्टिंग के लिए, और कश्यप साहब ने मुझे देखा और तुरंत अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करके वापस अंदर चले गए। अनुराग जी बोलते थे कि ये कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह से हम रोज शूटिंग करते थे। जब जब आपको लगता है आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एबीपी लाइव और एंटरटेनमेंट लाइव पर। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्हें हम जेपी यादव, मिश्रा जी और सुल्ताना डाकू के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये किरदार कुछ ऐसे पकड़े कि आज ये लोगों की जुबां पर हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं प्रमोद पाठक सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव और एंटरटेनमेंट लाइव पर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका एक प्ले आ रहा है महार ठाकुरों का गांव, जिसका नाम है। तो सर कितनी एक्साइटमेंट है इस प्ले के लिए, और खास तौर पे पृथ्वी थिएटर जैसी जगह पे प्ले करना मतलब अपने आप में एक अलग ही फीलिंग होती है। तो सर हाउ इज द एक्साइटमेंट? जी 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 बिल्कुल। असल में मैं बम्बई आया कुछ 96 में, और तब से ही हम थिएटर से जुड़े हुए हैं। जी। एक्चुअली जितना भी काम सीखा है मैंने वो सारा का सारा थिएटर की ही देन है। और स्क्रीन पे भी जो काम मैंने किया है, क्योंकि हमारी कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग तो हुई नहीं है, हमने जो कुछ भी सीखा है काम करते हुए ही सीखा है। जी। तो पृथ्वी थिएटर और मुंबई से ही जो सीखा है वही हम दुनिया के सामने आज तक पेश कर पाए हैं। और थिएटर से कभी भी नाता टूटा नहीं है, एक्चुअली वो हमेशा ही चलता रहा है। जी। और पिछला नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया था वो था एक बच्चों का नाटक था, डोलकर डोमा करके। डोलकर डोमा और येती, वो मैंने कुछ किया था 2018 में। और उसके कुछ शोज चल ही रहे थे, कुछ 10-12 शोज हमने किए। उसके बाद हमारा लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा एक गैप आया। तो आप ये समझ लीजिए 3-4 साल का एक वक्फा हो गया। तब दिमाग में आया कि अरे ये बड़ा लंबा खिंच गया ये ड्राई स्पेल, तो अब एक नाटक करना चाहिए। और ये किताब मैंने पढ़ी थी। असल में ये नाटक जो है, उपन्यास का नाम भी मगहर ठाकुरों का गांव है। हमारे लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही जी एक बड़े नामी वहाँ उत्तराखंडी लेखक है, उनकी उपन्यास पर ही ये नाटक की पूरी धारणा बनी है। अडेप्ट किया है उसको मैंने। सर तो सर वी होप कि आपका ये जो प्ले है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, जिस तरह की ये कहानी है। और हाउसफुल तो जाएगा ही जब इतना अच्छा प्ले होगा, और पृथ्वी थिएटर जैसी जगह तो मतलब सर अलग ही फीलिंग है। तो सर बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो सर हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपकी शुरुआत कैसे हुई। मैंने बहुत सारी ऐसे रिसर्च में देखा, कुछ पुराने इंटरव्यूज़ देखे आपके, और उसमें देखा कि आपने जॉब भी किया था मतलब थिएटर या एक्टिंग करने से पहले। और शायद थोड़ी सी बेवफाई फिल्म में आपने एक छोटा सा रोल भी किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं नहीं, वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है वहां पे। मैं थोड़ी सी ओके। वेरीफाई में नहीं था। ओके। मेरी उम्र अगर देखें तो उतनी नहीं है जितनी मैं शायद दिखती होगी। तो असल में वो किसी और की इंफॉर्मेशन है जो ओके। डाली है किसी ने। ओके। तो मैं आया हूँ 96 में ग्रेजुएशन करने के बाद बम्बई में, और मैंने पिछले 96 से लेके लगभग 2008 तक बहुत सारा थिएटर किया, बम्बई में ही रहते हुए। और बीच में एक इंटरनेशनल शो मिला था मुझे, स्टेज प्रोडक्शन मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड करके, तो उसकी वजह से मैं कुछ 3-4 साल हिंदुस्तान में लगभग था ही नहीं। ओके। तो स्क्रीन एक्टिंग या स्क्रीन का काम मैंने उतना नहीं किया। पर 2008 के आखिर में जब मैं वापस आया हिंदुस्तान, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब हिंदुस्तान में ही रहना है और यहीं रहकर काम करना है। और लकीली उस समय क्योंकि सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो चुके थे, फिर से लोगों से मिलना जुलना शुरू किया था। और उस समय सिनेमा में खासतौर पे एक नया दौर आ रहा था, खासतौर पे नए डायरेक्टर्स दिवाकर बनर्जी, अनुराग कश्यप,
अपने फैंटम फिल्म्स के जो पार्टनर्स थे, वो लोग सिनेमा बना रहे थे, तो उस समय छोटी फिल्में बन रही थी और हमारे जैसे चेहरे मोहरे के एक्टर्स को काम मिल रहा था। तो उसी समय राइट टाइम आप कह लीजिए, या सही वक्त और सही जगह पर मैं था, तो उस समय काम स्क्रीन का करना शुरू किया। पर थिएटर बंद नहीं किया, थिएटर करते रहे। और ये मेरे ग्रुप का तीसरा नाटक है, और इसके बाद मैं एक और नाटक की प्लानिंग कर चुका हूँ। तो सर इससे पहले की मतलब किस मोमेंट पे जो है आपको समझ में आ गया था कि भाई एक्टिंग ही है जिससे मेरा काम होना है, मतलब ये एक्टिंग ही है जिससे सब कुछ होगा मेरे जीवन में होगी। नहीं, ये मेरे साथ थोड़ा सा मामला अलग था, क्योंकि मैं जब बम्बई आया था तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये एक्टर बनने ही आया होगा। ऐसा नहीं था। मैं व्यावसायिक फैमिली से हूँ। उनका फैमिली बिजनेस था, परिवार का, और मेरा उसमें मन नहीं था। तो मैं घर से निकला ही ये सोच करके था कि देखते हैं जीवन में हमारे लिए क्या है आगे। और बम्बई आया तो सर्वाइवल के लिए कुछ करना था, तो नौकरी की कुछ 1 साल। चर्च गेट में शायद आपने नौकरी की थी सर, आई जी गेस, है ना? जी जी जी। चर्च गेट में एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी होती थी 96 में, मार्केटिंग एंड रिसर्च ग्रुप करके, मार्ग का नाम के नाम से, कोलाबा में, चर्च गेट में, HR कॉलेज के सामने। तो वहां कुछ 1 साल नौकरी की, पर उस नौकरी का मुझे बहुत बड़ा जबरदस्त फायदा ये हुआ, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च का काम था, तो मैं पूरे शहर घूमता था। तो पहले 1 डेढ़ महीने में ही मैं बम्बई के गली कूचों से वाकिफ हो चुका था। और उस दौरान ही रियलाइज हुआ कि ये तो चलो सर्वाइवल के लिए ठीक है, पर जो खोजने निकले हैं वो तो खोजा जाए। तो शाम को मैं सिनेमा देखता था। फिर सिनेमा, क्योंकि हमारे शहर में रंगमंच का उतना माहौल नहीं था कानपुर में, जो भी होता होगा उसका मुझे कुछ पता नहीं था। तो शाम को लोगों से मैं सिनेमा देखने के बाद, सिंगल स्क्रीन का जमाना था, सिंगल स्क्रीन में सिनेमा हम देख लेते थे हफ्ते डेढ़ हफ्ते में। फिर बाकी के महीने के जो दिन बचे होते थे उसमें सोचते थे क्या करें। तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे थिएटर भी होता है, नाटक भी होते हैं, जाओ देखो। तो मैं घूमते फिरते जुहू पहुंचा, और वहां पे मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस देखी। और साक्षात्कार होना, जिसको कहते हैं, पता लगना कि आपको ये चीज थी जो ढूंढ रहे थे, वो आप समझ लीजिए मेरे साथ हुआ। अंदर से तो एक आवाज आ गई परफॉर्मेंस, मतलब। जी 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 जी, मैंने वो एक परफॉर्मेंस देखी, और जब मैं बाहर निकला तो मन बना चुका था कि अब तो यही करूंगा। पर पता नहीं था कि इसमें सर्वाइवल वाली बात नहीं है, इसमें तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। पर वो जवानी थी और थोड़ा जोश भी था कि देखेंगे, करके देखते हैं। तो थिएटर शौकिया करने लगे, रिहर्सल्स वगैरह पे जाने लगे, साल डेढ़ साल 2 साल तक एक्टरों को चाय पिलाना, वड़ा पाव खिलाना, और साफ सफाई करना, प्रॉपर्टी उठाना, बैक स्टेज करना, ये करते रहे। और उसमें भी लेकिन बड़ा मजा आता था। फिर नौकरी कब छूटी पता ही नहीं चला, और ये फुल टाइम शुरू हो गया। जी सर, तो ये तो बात हो गई सर आपकी जर्नी की। लेकिन मैंने जितना भी आपका काम देखा है, आपके आपके कैरियर में तीन जो हैं सर माइलस्टोन्स रहे हैं। सबसे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर मिर्ज़ापुर, और फिर महारानी। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में जानना चाहूँगा सर, मतलब कैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का सिलसिला कैसे हुआ? और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में मतलब हम जब भी उनके बाकी कलाकारों से मिलते हैं, पंकज त्रिपाठी सर से मिलते हैं, तो काफ़ी किस्से वो सुनाते हैं और ये बताते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट जो है वो किसी को भी नहीं मिली थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि अनुराग कश्यप सर ने क्या आपको स्क्रिप्ट दी थी या आपको भी नहीं मिली थी? जी, एक वर्कशॉप के दौरान 7 8 दिनों के लिए स्क्रिप्ट मिली थी। पर वो स्क्रिप्ट कहने को ही अगर कहा जाए तो स्क्रीन प्ले था सिर्फ वो, डायलॉग्स ना के बराबर थे। और जब हम गए वर्कशॉप के बाद, और जब लोकेशन पे पहुंचे, तो लगभग हर दिन हम सिर्फ इम्प्रोवाइज करते थे और सीन बनाते थे। और अनुराग जी बोलते थे कि ये कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह से हम रोज शूटिंग करते थे। तो काफी काफी एडवेंचरस और खतरनाक कहिए तो एक्टरों के लिए एक्सपीरियंस था ये। और मेरे लिए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी था, क्योंकि मैं 2008 में वापस लौटा ही था आखिर में। और बस इधर उधर घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था कि भाई काम चाहिए, काम चाहिए। और उस दौरान, क्योंकि कश्यप जी थिएटर से जुड़े रहे हैं और थोड़ी बहुत मेरी उनसे पहचान पहले से थी, हम थोड़ा काम पहले भी कर चुके थे साथ में। तो मैं
एक दिन कास्टिंग जब चल रही थी तो पहुंच गया कास्टिंग के लिए। और कश्यप साहब ने मुझे देखा और तुरंत अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करके वापस अंदर चले गए। तो मैंने कहा कि भाई ये आदमी तो पहुंचा पहचान भी नहीं रहा। तो क्योंकि मैं कुछ 3 साल के बाद लौटा था हिंदुस्तान। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ है यार, ये तो पहचान भी नहीं रहे। पर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कर रहे थे उसकी, तो मैं तो उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने बोला कि ये कैरेक्टर है, इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो जब मैं टेस्ट करने लगा तो कश्यप साहब वापस कुछ देर बाद वापस आए मुकेश छाबड़ा के कमरे में और बोले कि भाई इनको तुमने क्यों बुलाया है? तो बोले कि ये कैरेक्टर के लिए। तो बोले हाँ ठीक है, देखते हैं, करवा लो, ये तो मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तुमको ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था इन्हें। खैर मैंने उनको बोला कि भाई अगर कोई काम दे रहा है तो तुम मना क्यों कर रहे हो उसको कि क्यों बुलाया है इनको? मुझे करने दो, अगर अच्छा लगेगा तो देख लेना, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही जुड़ा हुआ कोई भी एक ऐसा किस्सा आप अगर शेयर करना चाहें जो मतलब आपको याद रह गया हो, स्पेशली हम जब वासेपुर के कलाकारों से मिलते हैं, सपोज नवाज सर हो गए या पंकज त्रिपाठी जी हो गए, तो स्पेशली पंकज सर बड़े सारे किस्से सुनाते हैं कि कैसे एक ही रूम में मतलब आप सारे के सारे लोग रहते थे, या वैनिटी वैन्स भी मतलब बहुत ही कम थी या एक ही थी, या मनोज सर सबको अपने होटल में बुला लेते थे क्योंकि वही होटल में रुके थे। कोई भी ऐसा किस्सा जो आपको वासेपुर का याद हो जो आप शेयर करना चाहें सर? आ, वासेपुर की कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत शू स्ट्रिंग बजट में बनी हुई फिल्म थी। हम लगभग 100 दिन तक लगातार शूटिंग कर रहे थे, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की शूटिंग हमने एक ही साथ की थी। जी। सर्दियों में गए थे और गर्मियों में लौटे थे। हम्म। आ, और बहुत सारे कलाकार थे उस एक फिल्म में, लगभग 25-30 तो हो ही जाते थे एक आध दिन में इकट्ठा। तो ले देखिए, एक ही वैनिटी होती थी, तो एक ही वैनिटी में दो हिस्सों में एक तो लड़कियों के पास चला जाता था और बाकी बचता था हमारे हिस्से। अब उसमें भी अगर मनोज जी आ गए और पीयूष जी आ गए तो बाकी सब कलाकार बाहर ही बैठते थे। जी। तो और कई बार ऐसा होता था कि आप शूटिंग कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। जब पहुंचे, मेरे साथ तो एक वाकया ये भी हुआ कि मैं कोई और सीन पढ़ के गया, कि सोच के गया कि ये वाला करेंगे, और जब वहां पहुंचा और मैं उस सीन के अपने इम्प्रोवाइज लाइंस बोलने लग गया, तो अनुराग आए और उन्होंने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि सीन, तो बोले नहीं नहीं ये सीन हम थोड़ी ना कर रहे हैं, देखो ये वाला सीन है, ये सिचुएशन है। मैंने कहा आपके लोगों ने बोला कि ये करना है तो मैं ये करने के लिए आया हूँ। तो इस तरह के एडवेंचर थे बिल्कुल, आपको फाइनल मोमेंट में पता चलता था कि आपको करना क्या है। दूसरा, कसाई घर का जो सीक्वेंस है जो कि जी। काफी फेमस हुआ, जी। जी। वो वो बहुत तकलीफ दे था हम लोग के लिए एक्चुअली कहा जाए तो, क्योंकि हम लोगों ने असल मैनुअल जो स्लॉटर हाउस है वो देखा नहीं था कभी। बस क्योंकि हिंदू परिवार के लोग जी। जनरली इस तरह की चीज से रूबरू होते नहीं है कभी। तो जब उस लोकेशन में भेजा गया हम लोगों को तो वाकई रोंगटे खड़े थे हमारे, क्योंकि भैंसें कट रही थी और खून और गोबर बह रहा था सब चारों तरफ, कटे हुए सर, और उस तरह की लोकेशन में सांस लेने का भी मतलब मन नहीं कर रहा था। तो आप सोचिए एक्टिंग कैसे की होगी। जी। जी। आधे दिन में ही आधे लोग बीमार हो चुके थे, 2-3 दिन तक हम लोगों ने फिर खाना नहीं खाया था, क्योंकि इतनी ज्यादा तकलीफ हो चुकी थी। तो काफी काफी मतलब एडवेंचरस था। कई बार तो हम लोग के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो फिल्म बनती नहीं अगर अनुराग कश्यप जी के ऊपर लोगों का भरोसा ना होता। हम लोग ट्रेनों से आते जाते थे क्योंकि फिल्म में बजट नहीं था, और बम्बई से बनारस जाना और बनारस से आना जाना, वापस आना, और एक ट्रेन होती थी कमायनी शायद नाम था उसका, या कामायनी महानगरी। एक्सप्रेस। जी जी, तो उससे हम आते जाते थे, 36-36 घंटे लगते थे। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम शूटिंग करके लौटे हैं और न्यू बॉम्बे अपना इधर थाने के आसपास पहुंची है ट्रेन, वापस फोन आ गया कि सर वापस आ जाइए, अनुराग जी कह रहे हैं शूटिंग करनी है। तो इस तरह के एडवेंचर भी हुए, फिर झक मार के फिर से वही 36 घंटे की ट्रेन जर्नी करके 2 दिन शूटिंग की, फिर लौटे, फिर तो आना जाना बहुत होता था। और अब वही है कि शायद वो फिल्म बननी थी और इस तरह से बननी थी तो बन पाई, और आज तक लोग उसको याद करते रेस्ट हैं, इज उसके हिस्ट्री सर, किरदारों रेस्ट इज को याद हिस्ट्री। करते हैं। बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और बड़े कमाल का एक्सपीरियंस था, तकलीफ थी उस समय, बड़े गुस्से में भी रहते थे लोग, ठूसा जा रहा है गाड़ियों में आने जाने के लिए, लोकेशन से होटल, होटल से लोकेशन, रोज प्रोडक्शन वालों के साथ झगड़ा हो रहा है।
पर कमाल की बात है कि कभी एक्टरों का आपस में झगड़ा नहीं हुआ, मुझे याद नहीं है कि कभी एक्टर्स ने बड़ी मजे किए साथ में, क्योंकि काम करने में बड़ा मजा आ रहा। और मुझे तो याद है कि एक एक एम्बेसडर में पांच पांच छह छह लोग ठूस के हम लोग आते जाते थे, पूरी रात शूटिंग करके मॉर्निंग जब पैकअप हुआ तो थके मांदे जब जा रहे हैं तो एक दूसरे के कंधे पर झूलते हुए जा रहे हैं। अब लकीली लोग बेहतर करते हैं, पंकज निकले हैं वहां से, जयदीप निकले हैं, बिल्कुल। नवाज है आपके, हुमा जी, नवोद जी का तो हुमा खैर जी भी वहीं एमबीबीएस से बड़ा कमाल डेब्यू का। था उनका। जी 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 जी, हुमा जी का डेब्यू था। और हम लोग तो साथ में काम कर रहे थे महारानी में, महारानी। तो अब देख के लगता है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस कदर जर्नी, यात्रा निकलेगी सबकी। यस सर। सो अगला माइलस्टोन जो मतलब वासेपुर के बाद आपके कैरियर में रहा है, लाइफ में रहा, दैट वाज मिर्जापुर। सो मिर्जापुर का जो कैरेक्टर था जेपी यादव का, मतलब एज अ व्यूअर हम देखते हैं, मैं भी देख रहा था एज अ थिएटर वाला होने के नाते भी, तो इतना इतना ज्यादा भ्रष्ट या इतना ज्यादा एक्सपोज करने वाला कैरेक्टर जो पकड़ा आपने, वो हम लोग सोच के हैरान थे कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है। तो कितना हम्म। मुश्किल था आपके लिए उस रोल में घुसना और फिर उससे बाहर निकलना भी, क्योंकि इस तरह का वो कैरेक्टर है और आप रियल लाइफ में जब आप इस तरह के नहीं होते तो चैलेंजिंग था। और कैसे अप्रोच किया आपको कि जेपी यादव के ही रोल के लिए डायरेक्टर्स ने या राइटर्स ने मिर्जापुर में? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मुझे अप्रोच किया गया इस कैरेक्टर के लिए, तो हम्म। मैं भूल चुका था कि मैंने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए टेस्ट भी किया है। हम्म। और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, तो दो तीन बार उन्होंने बताया मुझे कि अ, आपने ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपने टेस्ट किया है, तो इसके लिए चाह रहे हैं डायरेक्टर्स कि आप ये रोल करो। तो मैं हैरान था, मैंने कहा कि मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने टेस्ट किया था। कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था सुनने के बाद, और क्योंकि नाम मिर्जापुर और जो पृष्ठभूमि थी पूरे सीरीज की, वो थोड़ी मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसी साउंड कर रही थी, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे एक्चुअली मुझे याद भी है, शायद मैंने बोला था लोगों को कि यार ये तो बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासीपुर जोन का मामला लग रहा है, तो क्यों फिर से हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ओटीटी स्पेस में बिल्कुल नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्या वहां पे लोग इसको एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? बट आई थिंक मेकर्स वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चलने वाला है, और उन्होंने वाकई इसको काफी इंटरेस्ट लेके बनाया, और काफी लीप ऑफ फेथ था अगर देखा जाए इसको बनाना, क्योंकि लोगों को लग रहा था ये भोजपुरी साउंड हम्म। करने वाला शो है और लोग पता नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट लकीली आई थिंक वही टाइमिंग की बात होती है, हम राइट टाइम पे शायद ये शो आया। और मेरे लिए ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट इस मामले में था कि अ, पहले सीजन की बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं था मुझे इस पे काम करने का, एकदम से हुआ, क्योंकि मैंने बहुत देर में हाँ किया। पहले मैं ना नुकुर कर रहा था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है एग्जैक्टली फिर मैंने एग्री किया, और फिर जब मैंने सेट पे पहुंचा तो फिर रियलाइज हुआ कि भाई अब तो करना पड़ेगा। अब हाँ हम्म। बोल चुके हो आप। और पहला ही सीन मुझे याद है, बिल्कुल सुबह सुबह वो गाली गलौज जो होती है वो वाला सीन था, कि मैं पंकज के कैरेक्टर को फोन पे गालियां दे रहा हूँ, और कि तुमको मना किया था ये मत करवाना, वो मत करवाना, और तुम्हारे लड़के बिगड़ गए हैं, ये सब। और जब वो मैंने किया तो मुझे, क्योंकि मैं खुद भी यूपी से हूँ और कानपुर से हूँ, स्पेशली पढ़ा लिखा वहीं पे हूँ, तो कानपुर का जोन का एक फील आया करते वक्त, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो थोड़ा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग हो सकता है कैरेक्टर। तो आई थिंक वहां से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ फर्स्ट सीन के बाद। तो सर मिर्जापुर में जब ये वाला कैरेक्टर जेपी यादव का जो कैरेक्टर था, तो आपने जैसे बताया कि जी। आपको लग रहा था कि मुझे ब्लैकलिस्ट ना कर दें या मुझसे लोग नफरत ना करने लगे, तो इस तरह का कोई ऐसा मूवमेंट रहा हो या आपको पहचानने लगे लोग जब आप जैसे नॉर्मली बाहर निकलते हैं? आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स होगा इस कैरेक्टर का, क्योंकि सडनली हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और अगर इस तरह की
लोग इस तरह से पहचानने लगेंगे। अगर ये 10 साल पहले हुआ होता तो हम बिगड़ गए होते। तो पर ये इतना, लकीली मेरी किस्मत अच्छी है शायद कि इतनी देर में हुआ है कि अब हम इसको पचा पा रहे हैं और उड़ नहीं रहे हैं, जमीन पे अभी भी पाँव हैं। तो आई थिंक कई जगह बड़े कमाल कमाल के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। कहीं मैं खाना खाने गया तो होटल वाले ने खाने का, वो बनारस में ही हुआ मेरे साथ। ओके। वो बोला कि आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं लोगे। बोले नहीं, आप हमारा मनोरंजन करते हैं इतना। तो मैंने कहा भाई मेरी तो इमेज, मुझे लगा था कि बड़ी खराब है, पर आप मुझे बिल नहीं ले रहे हैं, मुझसे पैसा नहीं ले रहे हैं, ये तो बड़ी कमाल की बात है, इंटरेस्टिंग है। तो बड़े अच्छे वाक्य होते हैं। सड़क पर चलते हुए भी कभी भी कोई मतलब स्विगी वाला भी पकड़ लेता है, कोई मतलब एक एक दो बार तो पुलिस वालों के साथ हुआ है, उन्होंने पकड़ लिया। तो मुझे डर लगा, मैंने कि भाई मैंने क्या कर दिया यार, ये मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। फिर आप जब पहुंचते हो तो रियलाइज होता है कि नहीं, ये इनका इरादा थोड़ा अलग है। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ लोगों ने तो लिटरली फॉलो किया है मुझे, जो कि मतलब मैं समझता था कि हीरोज हीरोइंस के साथ ही होता होगा, बट मतलब 1-2 किलोमीटर तक दौड़ के मेरे पीछे पीछे, मुझे पता भी नहीं है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। गाड़ी में देखा, उसने हाईवे पे अपना गाड़ी मोड़ ली, रिवर्स डायरेक्शन में मेरे पीछे पीछे आया। मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको। बोले नहीं नहीं, हमने आपको मिर्जापुर में देखा। तो आई थिंक ये सारे जो वाकये हुए तो पता लगा। और इंटरेस्टिंग बात ये भी कि फिर लॉकडाउन लग गया, तो लगभग 1 साल तक बाहर नहीं निकले। जब बाहर निकले तो रियलाइज हो कि अरे मिर्जापुर तो इतना बड़ा सुपर हिट मामला गया। बन चुका है। बिल्कुल। जी 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 जी। तो मैं कह रहा था सर कि इस अब मतलब ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि लोग अब इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। नहीं तो इस तरह के इंसिडेंट, जब आप कोई भी ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर करते हो, तो प्राण साहब की मुझे वो कहानी हमेशा याद आती है कि जब प्राण साहब अपने दिनों में नेगेटिव रोल्स करते थे, इतना इम्पैक्ट पड़ जाता था लोगों के माइंड में और दिल में कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था उस तरह से। आई तो थिंक मुझे। आई थिंक आई थिंक वो नौबत तो नहीं आई। जी। पर ये है कि आई थिंक अब लोगों का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, जी। और अब कई मीडियम्स हैं। और पहले एक्टरों को लेके एक मिस्टिक रहता था, लोगों के अंदर रोमांच रहता था, क्योंकि एक फिल्म आती थी, फिर साल 2 साल बाद फिर वो एक्टर आता था। अब तो यहाँ एक्टर हर दूसरे तीसरे दिन आपके या तो टेलीविजन में दिखाई दे रहा है, जी। या आपके इंस्टाग्राम पे दिखाई दे रहा है, और सिनेमा में दिखाई दे रहा है। तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है एक्टरों का। तो अब आप उनके वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देख पाते हैं। तो शायद अब इमेज और रियल इमेज थोड़ी सी लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, ये इनका पेशा है, ये इनका काम है, उसके लिए ये करते हैं, वो डिफरेंट है, और ये जो रियल जीवन है उसमें अलग है। जी। सो महारानी टू के बारे में अब बात करेंगे सर कि महारानी टू का कैसे सिलसिला हुआ, स्पेशली मिर्जापुर जैसे मिर्जापुर से पहले आपको ऑफर हुआ या मिर्जापुर के बाद ये ऑफर हुआ, और मिर्जापुर जैसे सुपर हिट सीरीज करने के बाद आपने इसको कैसे चूज किया ये कैरेक्टर, क्योंकि जिस तरह का जेपी यादव बिल्कुल। कैरेक्टर है ये उससे टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसमें एक एक, वफादारी है और एक पूरा हाँ, लॉयल्टी वाला है ये। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिर्जापुर रिलीज हो गया था, जी। और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि सुभाष कपूर जी मुझे इस रोल के लिए अप्रोच करेंगे, महारानी के लिए। उनके ही प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया, और मैं एक फिल्म उनके साथ पहले भी कर चुका हूँ, फंस गए ओबामा। उसमें मैंने एक सीन किया था उनके साथ। तो वो भी 10 साल बीत चुके थे, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कॉल करेंगे। और सडनली ये कॉल आया, और जब मैंने, उन्होंने, अच्छी बात ये थी कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भेजी पहले कि तुम पढ़ लो, देख लो, और तुम्हें अगर लगता है कि ये करना चाहोगे, क्योंकि फिर से पॉलिटिकल शो है, पॉलिटिकल ड्रामा है, बट तुम्हारा कैरेक्टर डिफरेंट है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि ये पॉलिटिकल एडवाइजर है, तो मैं फिर से डर गया था कि मैंने कहा अरे फिर से नहीं पा, क्योंकि तब तक मुझे 10-15 जगहों से फोन आ चुके थे कि भाई ये करना है, जेपी यादव। तो मैंने कहा मैं कितने जेपी यादव क्लोन कैरेक्टर्स करूंगा। तो मैंने लगभग 8-10 लोगों को ना बोल दिया था तब तक। पर जैसे ही सुभाष जी का शो का ऑफर आया, और उन्होंने बोला कि भाई पॉलिटिकल एडवाइजर है, पर वो बिल्कुल नहीं है जो तुमने मिर्जापुर में किया है, और पढ़ लो, और अगर तुमको लगता है कि करना चाहिए तो करो। यहाँ ये मिश्रा का कैरेक्टर जो था वो बिल्कुल हर चीज अंदर है, बिल्कुल आपको पता ही कैलकुलेटिव। नहीं होता कि बिल्कुल सामने क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, वो आपको पता ही नहीं होता।
तो मुझे एक लगा कि हाँ चलो भले ही पॉलिटिकल शो है, और जब मैंने पढ़ा था तो मैंने शो की मतलब जो दिखाई थी उसको लेके मैं बड़ा इम्प्रेस था। और सुभाष जी तो एनीवेज बनाते रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेमा भी। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा ये स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, इसको ना बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर कैरेक्टर की तरफ जब देखा मैंने कहा कि हाँ इस टोटली जेपी यादव अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट है। और कैरेक्टर के शेड्स बड़े अच्छे थे। किसी के साथ विलेन है, किसी के साथ हीरो है, किसी के साथ वफादार है, तो किसी के साथ बहुत बड़ा दुश्मन है। और वो हर किसी के साथ थोड़ा सा, तो बहुत कमाल के शेड्स थे। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सेकंड सीजन में इसको और ज्यादा इन्होंने गहरा किया, कैरेक्टर उथला नहीं बनाया, और ज्यादा इसको गहरा किया। और चैलेंजिंग होता है हमेशा कि आप फर्स्ट सीजन के बाद सेकंड सीजन, लोग कहते हैं आसान हो जाता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि नई चीजें डिस्कवर करने के लिए कैरेक्टर में बहुत कम ऑप्शन होते हैं। जैसे जैसे आप दूसरा सीजन तीसरा सीजन की तरफ बढ़ते हैं कि आप वही चीजें रिपीट करने लगते हो जो आपके फर्स्ट सीजन या सेकंड सीजन की आदतें होती हैं, या जो चीजें आपने की हुई। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा ये था कि अब मैं इसमें क्या एक्सप्लोर करूंगा या क्या नया करूंगा। किस्मत अच्छी थी कि स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया लिखी गई सेकंड सीजन की कि ऑलरेडी उसमें इतने सारे शेड्स वेरिएशंस थे जो मुझे बड़ी आसानी हुई उसको करने में। हालांकि मेहनत भी दुगनी करनी पड़ी, पर यह है कि काम बहुत अच्छा हुआ और बहुत मजेदार टीम है। एक्टर्स का मतलब जो जमावड़ा है उस शो में, एक से एक एक्टर है। विनीत भाई है उसमें, आशिक हुसैन है, कमल चौधरी है, अमित सियाल है, उमा है, अपने सोहम शाह है। अच्छा। मतलब नाम ले लीजिए आप। दिलशाद का कैरेक्टर किया उन्होंने, जो साहब हैं इस बार एमएसटी से है, वो भी पास आउट। जी। तो एक से एक दानिश हुसैन अपने मतलब मैं सोचता हूँ जब एक्टर्स के बारे में कि इनकी कास्टिंग हुई कैसे, लाए कहाँ से गई है। तो मैं बड़ा मतलब खुश होता हूँ कि एटलीस्ट कोई इतनी मेहनत कर रहा है और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग एंड रोल्स। सो अभी मीम्स की बात आपने की, मीम्स जो कह रहे थे, अब मैं मीम्स पे आता हूँ कि वासेपुर के या इसके मिर्जापुर के, स्पेशली आपके और पंकज जी के बहुत सारे मीम्स बनते हैं उस सीन पे, हाँ वासेपुर से। जैसा वो लहंगे वाला सीन हो गया, लहंगा लाओ इनके लिए, बिल्कुल। जब वो बदूर कुरैशी के पास जाते हैं, या मिर्जापुर से। और यकीन मानिए जब ये सीन शूट हुआ जी। तो शूट शुरू होने के 10 मिनट पहले तक एक लाइन भी नहीं थी इसकी। ओके। ये सब ऑन द स्पॉट बनाया गया, लिखा गया, लिखा भी नहीं गया एक्चुअली। उसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, और आप ये एक वन टेक शॉट सीन है पूरा, वन शॉट सीन है। मतलब इसमें कट है ही नहीं कहीं पे भी। शुरू होता है और सीधा एंड होता है, मतलब कहीं पे भी कोई कट नहीं है। तो जब हम पहुंचे और हमने बोला कि क्या करना है, तो उन्होंने बोला ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो हमने कहा भाई लाइंस क्या बोलनी है तो बता दो। बोले नहीं, अब जो समझ में आया बोलो। तो हमने 2-3 रिहर्सल्स की, उसमें ही डायलॉग्स बनाए, और फिर हमने वो शूट किया। तो आप देखते हैं सर रेगुलरली इस मीम्स, या कोई आपको भेज देता हो? बच नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं आप, आपको देखने। और आपके बहुत ऐसे अच्छे अच्छे मित्र होते हैं ना जीवन में, जिन्हें आप अपने जीवन से दूर भगाना चाहो तो भी वो जब भागते नहीं है। जी। और वो आए दिन आपको कुरेदते रहते हैं ये सब मीम्स वापस आपके व्हाट्सएप पे भेज भेज के कि देखो अब ये तुम्हारा नया आया है। आप उनको बोलते हुए कि भैया हमको तो मत भेजो ये, बट वो मजे लेने के लिए हमें भी बताते हैं कि देखो तुम फिर से आए। तो हम बच नहीं सकते इससे, ओके। ये आता ही रहता जी सर, तो अब भी मैं एक एक वर्ड आपसे जानना चाहूंगा आपके सभी को एक्टर्स के बारे में। आप एक वर्ड में अगर उनको डिस्क्राइब करें कि जितने भी आपके साथ को है। एक्टर्स रहे हैं या आपके डायरेक्टर्स रहे हैं। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं सर। सबसे पहले हुमा कुरैशी। हुमा ऑन स्क्रीन डिफरेंट है, रियल लाइफ में डिफरेंट है। शी इज वेरी लाइवली। लाइव वन वर्ड अगर कहूँ तो लाइवली। लाइवली। ओके। दिवेंदु शर्मा, मुन्ना त्रिपाठी। मस्त। मस्त मुंबई मस्त। का एक शब्द है मस्त। ओके। अली फजल। सीरियस। सीरियस। ओके। विक्रांत विक्रांत मैसी। विक्रांत मेसी के साथ मेरा इतना ऐसा कुछ हाँ जी, इंटरेक्शन हुआ नहीं है। इंटरेक्शन नहीं हुआ जी। था। ओके। सो मतलब ऐसे ही रियल लाइफ में थोड़ा बहुत इधर उधर बातचीत हुई है, बट आई थिंक इज वेरी हार्ड वर्किंग मेरे ओके। हिसाब से। पंकज सर।
सरल। सरल, ये शब्द एक्चुअली काफी लोगों ने उनके लिए बोला, सरल, क्योंकि इतने ज्यादा स्वीट हैं और जिस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल सर, जी जी। सरल इज द आई नहीं, थिंक और करेक्ट। काम करते वक्त भी बहुत सरल। जी। ऐसा नहीं है कि हवा बना देना है एक्टिंग का, देखो मैंने क्या कर दी, देखो, वो बिल्कुल नहीं है। अपना काम करते हैं और काम करके जाते हैं, हम्म। हंसी मजाक के साथ में, हम्म। बढ़िया, हर किसी को इज्जत देते हुए। तो वो एक अच्छी बात है, और मुझे लगता है वो सरल इंसान होने की वजह से ही हो पाता है। तो सर जाते जाते आपके आपसे ही आपके दो बहुत फेमस डायलॉग सुनना चाहूंगा। एक तो मेरा फेवरेट अरे जो महारानी से है, मिर्जापुर का आप खुद चूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हाँ। फेवरेट है। महारानी से तो वो जी। बिहार वाला सर, बिहार वाला जो था, बिहार को आप समझ नहीं पाते हाँ, वो वाला सर, बहुत ही मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं खुद भी बिहार से हूँ, अच्छा। तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर गया था। जी 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 जी। जब जब आपको लगता है आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। जी जी, क्या क्या बात है सर, क्या बात। अब मिर्जापुर से सर कोई एक ऐसा हो जाए। पूरा याद करना पड़ेगा। हाँ भैया, एक ही कुर्सी थी, आप गए तो हम बैठे, अब ऊपर मम्मी से कह दीजिएगा ना, प्रॉमिस पूरा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक मेरा सर ये पर्सनल रिक्वेस्ट, वो गेस्ट वाला सर, ये हम इंटरव्यू के स्टार्टिंग में रखेंगे, गेस्ट वाला। हाँ। आप वो गेस्ट वाला बोलेंगे, मैं आपसे माफी मांगूंगा सर। अच्छा आनंद, जी। ये लोग कि तुम हमारे गेस्ट हो, और गेस्ट हो बात करते वक्त तमीज से बात करनी चाहिए। सर 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 सर, हमारी क्या मजाल की आपके सामने बदतमीजी करे। सर इतना अच्छा इंटरव्यू लूंगा कि आपको मजा आ जाएगा सर, मजा आ अरे जाएगा। चलिए फिर ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। सर।